आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2024। तो पहला क्वेश्चन था पर्टर्बेशन से पूछा गया था, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछी गई थी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे पर्टर्ब पार्ट जो हमारा दे रखा था उसकी हाइट थी V0 फ्रॉम 3a/4 टू a तक दिया हुआ था और V0 की वैल्यू ये दी हुई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का, वो फॉर्मूला होता है कि आपका जो भी वेव फंक्शन है साई स्टार, जो भी पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है साई, और जितने पार्ट में पर्टर्बेशन दे रखी है उसके ऊपर उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वेव फंक्शन जो होगा हमारा जो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर आप वेव फंक्शन निकाले तो साई 3 जो होगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए 2/a साइन ऑफ 4πx/a हो जाता है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ 1 आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जो है यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे जो 4 के लिए पूछा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा था तो ये आ जाएगा हमारा 4। यहाँ से इसका साई स्टार अगर करें तो ये आ जाएगा √2/a साइन ऑफ 4πx/a। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन क्या हो जाएगी, 2/a इंटीग्रेशन कहाँ से 3a/4 टू a करना है आपको, और ये आ जाएगा V0 साइन स्क्वायर 4πx/a d। सिंपल सा इंटीग्रेशन था तो ये आ गया 2V0/a इंटीग्रेशन 3a/4 टू a 1 माइनस कोस ऑफ 8πx/a और डिवाइडेड बाय 2 dx। ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म V0/a, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन 8πx/a डिवाइडेड बाय 8π/a। ये टर्म आ गई 3a/4 टू a तक, ठीक है। दिस टर्म इज V0/a, ये आ गया a। देखिए यहाँ पे अगर आप a पुट करेंगे तो 8π भी 0 होता है, और अगर आप यहाँ पे 3a/4 पुट करेंगे तो 6π भी 0 होता है, साइन 6π भी 0 होगा। तो ये टर्म का कंट्रीब्यूशन आफ्टर पुटिंग द लिमिट 0 ही जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म क्या आ जाएगी, a माइनस 3a/4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी V0/a, और यहाँ से रह जाएगा a/4। तो ये टर्म आ गई V0/4। V0 की वैल्यू पुट करते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई थी, h²/4ma² दी हुई थी, तो 16ma² जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो जीमन इफेक्ट से था। इस तरीके से दिया हुआ था, वीक मैग्नेटिक फील्ड में आपका जो है एटम रखा हुआ है, वहाँ पे नॉर्मल जीमन इफेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं था। तो अगर हम लेके चल रहे हैं कि N2 है, L जो है 1 है, S एक इलेक्ट्रॉन हाफ है, तो यहाँ से J की जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी दोनों को ऐड किया तो 3/2 बनता है, सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 बनता है। और N1 है हमारा, L 0 है, S यहाँ पे हाफ लेके चलें तो यहाँ पे J की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, ऐड करते तो 1 हाफ बनता है, और सब्ट्रैक्ट करते तभी भी हमारा क्या बनता है, हाफ बनता है। तो जो स्प्लिटिंग होती है वो MJ में होती है। तो MJ की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 3/2 के लिए देखें तो when J इज इक्वल टू 3/2, MJ की क्या वैल्यू आ जाएंगी, -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2। और अगर आप यहाँ पे J इज इक्वल टू ये लेते हैं, ट्रांजिशन होती है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें MJ की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएगी -1/2 और 1/2 इस तरीके से। तो देखिए क्या है आपका जो लेवल था आपका पहले जो जहाँ पे डिफाइन था N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 1 और आपका S इज इक्वल टू हाफ, तो वो लेवल आगे जाके जो है स्प्लिट हो गया 2 लेवल में, जिसमें से एक J तो आपका 3/2 है, एक 1/2। आगे जाके ये J जो है फर्दर 4 में स्प्लिट हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू MJ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 3/2, 1/2, -1/2, 3/2 इस तरीके से आ रही है, और ये लेवल भी आपका फर्दर 2 में स्प्लिट हो गया है, 1/2 एंड -1/2। सिमिलर मैनर में जो आपका नीचे वाला लेवल था L0 और S जो है हाफ, तो ये लेवल आगे जाके 2 में स्प्लिट हो गया। J की वैल्यू आपकी हाफ आई, आगे जाके ये 2 में स्प्लिट हो गया, 1/2 एंड -1/2। तो टोटल ट्रांजिशन कितनी होंगी, देखो एक है 3/2। सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा MJ जो होता है हमारा 0 या फिर ±1 होता है। तो 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 से कहाँ जाना, यहाँ पे 1/2 और -1/2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से टोटल ट्रांजिशन हो रही है हमारी 6। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन हो, तो ये है 1/2, -1/2, 1/2, -1/2। तो यहाँ से ट्रांजिशन 1 2 3 एंड 4, तो 4 ट्रांजिशन यहाँ से हो रही है। टोटल हमारी कितनी लाइन्स आ सकती हैं, यहाँ पे 10 लाइन्स आ सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि जैसे जो आप अदर एप्लीकेशन पढ़ते हैं उनमें तो आपको पोटेंशियल दिया हुआ, आपने वेव फंक्शन निकालना है, यहाँ पे वेव फंक्शन दे रखा था और आपको पोटेंशियल डिटरमाइन करना था। तो वेव फंक्शन हमारा क्या है, साई एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा अल्फा एक्स प्लस बीटा। वैसे आप तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेन वेव का वेव फंक्शन, लेकिन फिर भी अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, वी फंक्शन ऑफ पोजिशन ओनली, साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। इस तरीके से होता है। तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे एच कट स्क्वायर ओवर 2m, साई का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे माइनस आइटा अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा और साई रह जाएगा आपका जो भी ई की पावर में है, प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये टर्म एक्स पे डिपेंड नहीं करी, इस तरफ वी की एक्स पे डिपेंडेंसी सिर्फ वी एक्स है और इधर एक्स पे डिपेंडेंसी कोई टर्म ही नहीं है, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर से ही था। इसमें एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी हुई थी। E1 की टर्म में आंसर जो था E1 की टर्म में था। तो देखिए जो एनर्जी की nth लेवल की वैल्यू होती है n² पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर होती है। तो E1 अगर लिखें तो वो आ गई पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर, और E2 जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 टाइम पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर, या फिर इसको 4E1 हम बोल सकते हैं। और E3 अगर लिखें तो वो आ जाएगी 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर, इसको हम 9E1 बोल सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन था। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एनर्जी की वो क्या होती है, समेशन पी आई प्रोबेबिलिटी और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होती है वो हम लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी देखिए E1 के कोरस्पॉन्डिंग है 2/3 इंटू एनर्जी कितनी आई है, E1 आई है। इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/6, एनर्जी कितनी आई है, 4E1 आई है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/6 और ये आई है एनर्जी 9E1। तो यहाँ से 6 एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज 4E1 प्लस 4E1 प्लस 9E1, दिस टर्म बिकम 17E1/6 यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल मॉडल से था। हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 815 और ऑक्सीजन 715। इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस फॉर्म में दी, ए की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में बतानी थी। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना था कि अगर प्रोटॉन है और जो L+½ है तो ये फॉर्मूला लगेगा, L-½ है तो ये, इस तरीके से। तो इसको अगर हम यहाँ पे फिल करके देखें तो O815 में जो ओड नंबर बन रहा है वो न्यूट्रॉन का बन रहा है 7। इसको फिल करें तो क्या आ जाता है आपका 1s½ स्क्वायर 1p जो है 2p 3/2 4 और 2p½ जो है 1। तो यहाँ पे इस पोर्शन में 7 प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन ऐसे ही फिल होगा। तो L की वैल्यू तो 1 है और J की वैल्यू क्या है, ½ है। तो आप कह सकते हैं J इज इक्वल टू क्या है, L-½ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्या फिल किया है हमने, न्यूट्रॉन फिल किया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ये वाला लगेगा आपका, क्या आ जाएगा 1.91 J/J+1, ठीक है। ये आ जाएगा 1.91, J की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.91/3। तो ये किसके केस में आ गई आपकी, O815 के केस में। अगर आप फिल करें O715 को तो यहाँ पे प्रोटॉन 7 नंबर है, फिलिंग ऐसे ही हुई, 1s½ में 2, 2p 3/2 में 4, 2p 1/2 में 1। लेकिन ओड क्या है, यहाँ पे भी जो आपका J है वो L-½ ही है, क्योंकि L क्या है यहाँ पे 1 है और J की वैल्यू क्या है, ½ है, तो सेम ही है। तो L-½ के लिए जो प्रोटॉन के केस में वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारी, μ = J - 2.29 J/J+1 आती है। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी 1/2 - 2.29 J/J ये करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3, ये आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करें, 6 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 3 - 2.29, तो ये टर्म आपकी आ जाती है 0.7/6। आपको निकालना है A/3 की टर्म में, तो इसको A/3 की टर्म में करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, 0.355/3 आ जाएगा ये, ठीक है, 355/3। आपको निकालना डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों पहले का आपका मैग्नेटिक मोमेंट ये है, दूसरे का ये, डिफरेंस कर दो, ये आ जाएगा 1.91 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0.355/3। और अगर आप इसका डिफरेंस करते हैं तो ये टर्म आ जाएगी आपकी नियर अबाउट
1.56/3 ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू इंटीजर पूछा है तो 2 आंसर आपका यहाँ पे ए का जो आंसर आएगा यहाँ पे 2 आना चाहिए था। आप ये एक बार देख लेना सही लिखा है क्या मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था थर्मो से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। प्रोसेस क्या दिया हुआ है, एडियाबैटिक दिया था और एक उसने कहा था कि अंडर कांस्टेंट प्रेशर आप सिस्टम को स्टडी करें तो कौन सी जो है यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट फंक्शन आप यूज़ करेंगे उस सिस्टम को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे एडियाबैटिक का मतलब है जो डी क्यू है वो हमारा 0 है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है डी पी भी क्या है हमारा 0। एनर्जी का रिलेशन अगर देखें तो एंथैल्पी जो होती है डी एच जो होती है वो होती है टी डी एस और प्लस वी डी पी होती है। एडियाबैटिक है टी डी एस यानी डी क्यू 0 है तो ये टर्म 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी। तो डी एच जो हमारा आ गया वो 0 आ गया यानी एच क्या आ जाएगा आपका कांस्टेंट आ जाएगा। तो एंथैल्पी उस सिस्टम की क्या रह रही है, थ्रू आउट कांस्टेंट रह रही है, इसलिए उस सिस्टम को किससे हेल्प से स्टडी करेंगे हम, इसकी हेल्प से करेंगे।